नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बढ़िया सी क्लास में आप लोगों का वेलकम है। तो भाई, हम लोग कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। और इस क्लास के अंदर मैं कंजंक्शन चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बच रखी हैं वो कंप्लीट आपको बता दूंगा। जो भी चीजें रह गई हैं जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती रहती है, जितनी भी चीजें रह गई हैं सारी हम लोग आज की क्लास में कर लेंगे। तो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं। आपको याद होगा जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट सिखाए थे और वो पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट एसएससी बार बार पूछती रहती है, लगातार उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6 रहने वाला है। तो इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको याद होगा मैंने बताया था जो कंजंक्शन होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे भाई आपके नॉर्मल कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, फिर मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, और एक मैंने तीसरा टाइप भी आपको बताया था कि कंजंक्शन का जो तीसरा टाइप होता है वो होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ी एक बात जिसपे सीधा सीधा एसएससी क्वेश्चन बनाती है वो आप सीख लीजिए। बाकी उनके जो सारे पेयर होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको लिखा रखे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन से ही जुड़ा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। देखिए होता यह है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक ले लिया नाइदर वाला। आप मुझे बताइए नाइदर का पेयर किसके साथ होता है। तो आप कहेंगे भैया जी आपने बताया था जो नाइदर होता है इसका पेयर होता है नॉर के साथ। ऐसे ही मैंने आपको बहुत बताए थे, जैसे मैंने बोथ बताया था उसका पेयर एंड के साथ होता है, नो सूनर बताया था उसका पेयर देन के साथ होता है, हार्डली वेयरली रियली स्कार्सली इनका पेयर व्हेन के साथ होता है। और मैंने आपको बताया था बहुत सारे आइदर के पेयर और के साथ होता है, एल्स का पेयर बट के साथ होता है। तो काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, काफी सारे पेयर मैंने आपको बताए थे। उन्हीं में मेरे भाई होता क्या है कि जो हम पेयर यूज करते हैं तो कोरिलेटिव कंजंक्शन से बनने वाले छोटे छोटे 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है। कभी भी मेरे भाई कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज होगा तो आप ये बात याद रखना, जो मेरे भाई नाइदर जिसके पास में होगा, मतलब आप ऐसे समझ लो अगर मैंने नाइदर नाउन के पास लगाया, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैंने नाइदर नाउन के पास लगाया तो यहां ये जो नॉर होगा इसके बाद भी तुरंत मुझे क्या दिखना चाहिए, नाउन दिखना चाहिए। अगर मान लो मैंने यहां पर इसे प्रोनाउन के पहले लगाया तो मुझे नॉर के बाद भी क्या दिखना चाहिए, प्रोनाउन दिखना चाहिए। अगर मैंने वर्ब के पहले इसको लगाया यानी वर्ब के पहले नाइदर को लगा दिया तो यानी कि इधर भी नॉर जो आएगा वो किससे पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा। अगर इधर मैंने एडजेक्टिव लगाया, एडजेक्टिव से पहले ये नाइदर दे रखा है तो मेरे भाई यहां भी एडजेक्टिव से पहले ही आपको लगाना पड़ेगा, आप इधर उधर नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है एसएससी क्वेश्चन पेयर से ना बनाकर उनकी जगह से क्वेश्चन बनाती है। और जगह को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर नाइदर को उसने नाउन से पहले रखा तो मेरे भाई नॉर भी नाउन से पहले ही रखा जाएगा। अगर उसको प्रोनाउन से पहले रखा नाइदर को, या कोई भी आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन उसका पहला पेयर अगर नाउन से पहले रख दिया तो भाई दूसरा भी नाउन से पहले आएगा। मतलब सेम सेम चीजों के पास में होना चाहिए, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज एडजेक्टिव के पहले है तो नाइदर भी एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए। और आप याद रखना एग्जामिनर ऐसी गड़बड़ करके देगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों में वो चीज कॉमन नजर आ रही होगी। आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों में वो चीज कॉमन नजर आ रही होगी, आप सीधा देखकर पहचान लोगे। तो वो चीजें हैं। तो फिलहाल मेरा काम क्या था, आपको इसमें बताने का था कि बस आपको याद रखना है जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं उनका जो पेयर होता है तो उनके आसपास आने वाली जो चीजें होती हैं वो भाई सेम सेम चीजें होती हैं, उनको आप डिफरेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने नाइदर को नाउन के पास रख दिया और नॉर को एडजेक्टिव के पास रख दिया या वर्ब के पास रख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। सिंपल है ना। तो पेयर की जगह फिट करना वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार बच्चे पेयर तो देख लेते कि नाइदर के
साथ नॉर का पेयर है, लेकिन वो छोटी सी चीज उनसे गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका छोटा सा। एक कॉन्सेप्ट मैं और यहां पे बताना चाहूंगा, ये भी आपका सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन पे अप्लाई होगा। वो क्या है? वो ये है, जैसे मान लो मैंने यहां पे ये पेयर बनाया, नाइदर का पेयर किसके साथ होता है जी? नॉर के साथ होता है। तो आप नोटिस कीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ या वर्ब के साथ, किसी के भी साथ में यूज कर सकते हो भाई। दो शब्द को ही तो जोड़ना है, तो वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आठों में से किसी के साथ भी आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो अगर किसी दिन ये सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो, तो क्या होता है, यहां से वर्ब को लगाने वाला भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो याद रखना, कभी भी मेरे भाई ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हो, तो याद रखना एक सब्जेक्ट इनके यहां होगा और एक सब्जेक्ट नॉर के पास में होगा। तो जो भी आपके सेंटेंस में आगे वर्ब वगैरह आएगी, या जो भी आगे मान लो पोजीशन वगैरह आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी आप पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। यानी वर्ब भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी और पोजीशन भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। चाहे भले ही आपका यहां नाइदर दे रखा हो, आइदर दे रखा हो, और आपका कुछ भी हो, चाहे वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान रखना मेरे भाई। कई बार नाइदर आइदर से रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन से बनने वाले ये दो पॉइंट होते हैं, दोनों को ही आपको याद रखना है। सीधा पेयर आपको बना के दे देगा, लेकिन वो गड़बड़ करेगा उनकी जगह को लेकर। या मेरे भाई ऐसा आपको क्वेश्चन दे सकता है, पेयर तो ठीक दे देगा, लेकिन वर्ब या पोजीशन गड़बड़ कर सकता है, तो वो आपको नोटिस करनी है कि वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी बाद वाला सब्जेक्ट भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देता हूं, आप मुझे करके बताइएगा कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो मैंने आपको पहला वाला पॉइंट कराया है, इससे रिलेटेड पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, दो क्वेश्चन कराऊंगा और दो ही क्वेश्चन में आप इसको समझ जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है यहां पे, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए क्या गड़बड़ दे रखी है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, रॉन्ग देख लो कैसा लिखा, गड़बड़ कोई बात नहीं, ये होगा, सॉरी। चलिए, तो ये हमने दो क्वेश्चन लिए हैं और इन दो क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो भी मैंने आपको स्टार करके पॉइंट बताए थे, तो वो तो उन्हीं दोनों पॉइंट से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हैं नाइदर अमन नॉर हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कभी भी कोरिलेटिव कंजंक्शन आए तो आपको उसका पेयर चेक करना है। आप नोटिस करोगे नाइदर का पेयर नॉर के साथ दे रखा है, जी बिल्कुल ठीक है। अब आपको तुरंत ये चेक करना है क्या ये अपनी ठीक जगह पर मौजूद है। तो आप देखो, क्या यहां पर जो ये नॉर है इसके तुरंत बाद नाउन आया है? जी बिल्कुल नाउन आया है। यहां पर देखो नाइदर के तुरंत बाद नाउन आया है क्या? जी बिल्कुल। अमन एक नाम है तो ये भी नाउन है। यानी हमारा जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो उसका पेयर भी ठीक यूज किया गया है और वो अपनी जगह पर भी परफेक्ट है। अब तीसरी चीज जो हमें चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है क्या वो ठीक यूज है।
या वो गलत हो रखी है। तो फिर से वही चीज मैंने क्या बताया था कि नाइदर नॉर हो गया, आइदर और हो गया। ऐसे केस में होता यह है कि जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो भाई आप मुझे बताओ नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे हिज फ्रेंड्स। अब ये कैसा है, तो आप कहेंगे भैया जी ये तो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी आपका जो मेन होगा वो प्लूरल माना जाएगा, और अगर प्लूरल माना जाएगा तो वर्ब गलत हो गई, यहां इज नहीं आएगा दोस्त, आर आएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, नाइदर नॉर या आइदर और वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें होता क्या है, मेन जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट नंबर 2 वाला होता है। क्योंकि ये कंजंक्शन होता है ना, तो इसके बाद वाला सब्जेक्ट मेन माना जाता है, क्योंकि वो दोनों में से एक की बात करेगा सीधे सीधे। तो इस वजह से मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, आप आर लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तब सिंगुलर वर्ब आती। तो ये चीजें हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे ये चीज हो गई। अब अगर हम बात करें तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे बताइए क्या गड़बड़ है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे नाइदर द एक्शन वाज राइट नॉर रॉन्ग। तो सबसे पहली चीज कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो हम ये चेक करेंगे कि इसका पेयर ठीक दिया है क्या। तो आप नोटिस करो नाइदर जो है इसका पेयर यहां पे नॉर के साथ बनाया गया है, मतलब बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज तो हमें ठीक मिल गई। अब डायरेक्ट ये नहीं कहना है कि ये क्वेश्चन नो एरर है, इसमें गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। मैंने कहा अगर उसका पेयर ठीक दे रखा है तो हो सकता है कि मेरे भाई उसकी यूज करने की जगह में गलती की गई हो। अगर जगह में गलती नहीं की गई होगी तो हो सकता है वर्ब लगाने में गड़बड़ की गई हो, बस इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। तो आप दूसरी चीज चेक करो, आप नोटिस करोगे नाइदर जो आपको दे रखा है वो एक नाउन से पहले दे रखा है, क्योंकि द आर्टिकल है, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आता है, तो ये नाउन से पहले दे रखा है। तो आप मुझे बताओ यहां पर नॉर भी तो नाउन से पहले दे रखा होना चाहिए था, नाउन तो भी आपको नाउन से पहले दे रखा चाहिए था ये नॉर, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब आप नोटिस करो आपके पास डबल क्या चीज है यहां पे, तो आप देखोगे आपके पूरे सेंटेंस में केवल नाउन जो है वो एक ही नजर आ रहा है, लेकिन हमें एडजेक्टिव 2 नजर आ रहे हैं। रॉन्ग भी अपने आप में एडजेक्टिव है, और मेरे भाई राइट भी अपने आप में एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या कहा था, आपके क्वेश्चन के अंदर जो चीज डबल होगी समझ लो उसी जगह पे आपको ठीक करना है। यानी नाइदर यहां गलत है तो यहां से हटा देंगे, और मेरे भाई यहां से उठ के नाइदर कहां आ जाएगा, यहां राइट के पास में। तो हम बोलेंगे द एक्शन वॉज नाइदर राइट नॉर रॉन्ग, ऐसे बोलेंगे द एक्शन वॉज नाइदर राइट नॉर रॉन्ग। अब इससे क्या होगा, देखो नाइदर के पहले क्या दे रखा है, नाइदर के पास में एडजेक्टिव दे रखा है, सेम उसी प्रकार से नॉर के पास में भी क्या दे रखा है, एडजेक्टिव। अब दोनों सेम सेम जगह पे मौजूद हो गए, बस यही काम हमें कराना है। अब यहां पे कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो गलती मार्क करने में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता और मैं आपसे ऐसे करके पार्ट बना के देता कि बताओ भाई किस पार्ट में गड़बड़ है, तो कई सारे बच्चे क्या करते, वो ये देखते कि भैया जी ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, और ये वाला हमारा सी पार्ट है, और ये डी पार्ट है। तो अगर बच्चे देखते तो वो ये देखते कि भाई यहां तो जो गलती बैठ रही है वो अपनी डी पार्ट में है, तो कई सारे बच्चे यहाँ पे डी पार्ट आंसर लगा देते। बट मेरे भाई समझो ये गलत हो जाएगा। आप गलती यहां पर वो उसको लगा रहे हो ना, यहां से लाके यहां लगा रहे हो, तब आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है, लेकिन असल गलती तो यहां पे है ना, ये नाइदर यहां आना ही नहीं है, उसको वहां लगाना होगा। तो गलती जो इसमें आंसर जब आप मार्क करेंगे तो वो ए पार्ट में गलती मार्क करेंगे। अगर कई बच्चे यहां आंसर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएंगे, और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे करते हैं ऐसा। वो कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो उन्हें लगता है कि इस पार्ट में गलती है ना, यहां पर लगेगा तो ठीक होगा, तो वो क्या करते हैं कई बार इसको यहां पे लाके आंसर मार्क कर देते हैं। तो ये चीज गलत हो जाएगी, गलत यहां दे रखा है, यहां पर तो लेके आओगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से मेरे भाई इस वाले पार्ट में आंसर मार्क होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये 2 क्वेश्चन की मदद से एक बड़ा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने आराम से कर लिया है, और बाकी अब हम लोग चलते हैं आगे। ये इस कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लेना, इस पे ज्यादा समय मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब भी इस पे क्वेश्चन बनता है ना, बच्चे घूमते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि एरर कहां पे है, क्योंकि वो चीजों को ध्यान से समझते नहीं है। चीजों को रट लेते हैं कि नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ होता है, बोथ का एंड के साथ होता है, आइदर का और के साथ होता है। तो रटना नहीं है, चीजों को पूरा कॉन्सेप्चुअली लेके चलना है, चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई।
चलिए भाई, तो एक चीज जो मैं आपको बता रहा था, शायद मेरे ख्याल से आपको नहीं, अगर नहीं बताई है तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताने वाला हूं जिसको आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में नोट करके रखना है। देखो, इस पे मैंने शायद अभी ध्यान होगा, मैंने कम्युनिटी में एक बार क्वेश्चन भी डाला था इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, आपने देखा भी होगा, अभी जल्दी में ही मैंने क्वेश्चन डाला था। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने वाला हूँ, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट नंबर आप इसको 7 कह सकते हैं। बस इसको ध्यान से समझना है आपको, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। दो टर्म होती हैं आपकी, एक तो होती है सेलेडम, इफ एवर, और एक टर्म होती है सेलेडम और नेवर। अब ध्यान से आप कोशिश करना, दोनों ही टर्म का जो मतलब आता है वो कभी नहीं के सेंस में आता है, लेकिन आपसे कभी भी मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा इनका। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। दोनों ही टर्म पर फोकस करो, आपको तुरंत समझ में आएगा। ये सेलेडम इफ एवर दे रखा है और ये सेलेडम और नेवर दे रखा है। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको आपको सीधे सीधे याद रखना है, कभी भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आप या तो ये वाली यूज कर लीजिएगा या मेरे भाई आप इस वाली टर्म को यूज कर लीजिएगा। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए बीच में मैंने ऑब्लिक लगाया है। दोनों का जो मीनिंग होता है वो मेरे भाई सेम मीनिंग होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दोनों का जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है, सेम मीनिंग होता है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। आप चाहें तो इस वाले को यूज कर सकते हैं, तो चाहें तो इस वाले को यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर लीजिएगा। लेकिन अब आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा कि भैया जी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वो आपको सेलेडम तो दोनों में लिख के देगा, ये तो दोनों में लिख के देगा, गड़बड़ करेगा यहां। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, इफ के साथ आपको एवर ना लिख के आपको नेवर लिख के दे देगा, तो भाई ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं होती। सेम इसी प्रकार से क्या करेगा, आपको सेलेडम के साथ में और एवर लिख के दे देगा, तो भाई आप जानते हो ऐसी भी कोई टर्म नहीं होती। एग्जामिनर बस यही गलती इस कॉन्सेप्ट के अंदर करता है और कोई गलती नहीं कर सकता इसके अलावा। तो आपको याद रखना है कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सेल्डम इफ एवर और नेवर पे क्वेश्चन पूछता है और उनके बस क्या करता है, एलिमेंट्स को आपस में बदल देता है। हम जानते हैं कि इफ के साथ एवर आना चाहिए, लेकिन वो इफ के साथ क्या कर देता है, नेवर लगा देता है। हम जानते हैं कि और के साथ नेवर आना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, उसके साथ एवर लगा देता है। तो ये दोनों की दोनों जो टर्म है वो अपने आप में गलत हो जाती हैं और एग्जामिनर इन्हीं टर्म का यूज करके आपको देगा, जो कि गलत होगा और आप देखते ही उसको पकड़ भी लेंगे। तो सिर्फ आपको यह देखना है कि सेलेडम इफ एवर एक आपकी परफेक्ट टर्म होती है और सेलेडम और नेवर होती है, दोनों को यूज कर सकते हो, सेम मीनिंग होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप दोनों में से किसी का भी यूज करो। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, यही गलतियां करके देगा, इनके एलिमेंट्स को आपस में बदल देगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे इसका करके बताइएगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एक। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है बिल्कुल।
क्वेश्चन देखो आप कितना बड़ा किया है इसमें, लेकिन इसमें बच्चों वाला एरर, आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को करके निकल जाते। अब देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर ये आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आप इसको देख के ना तुरंत परेशान हो जाएंगे कि अरे यार इतना इतना बड़ा क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखो बिल्कुल बच्चों वाला है। भाई अभी आपको मैंने बताया कि एग्जामिनर जो गलती बनाने की कोशिश करेगा, यानी जो एरर करने की कोशिश करेगा, वो इससे ज्यादा और कुछ कर ही नहीं सकता है, तो बस यही गलतियां करके देगा। अब बच्चा क्या करेगा, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के चेक करेगा एक तरफ, लेकिन आपको सीधा कॉन्सेप्ट पता है कि सेल्डम के साथ में ये वाली टर्म अगर बन रही होगी तो इसमें एग्जामिनर इंटरनल जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को लेके गलतियां करता है। अब हम जानते हैं ना कि सेल्डम में क्या होता है, इफ के साथ एवर आता है, बट आप नोटिस करो देखो नेवर लगा रखा है, तो कर दिया इंटरचेंज, बस यही गड़बड़ करके देता है आपको। तो यहां पे नेवर नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ एवर आएगा। तो बस सिंपल सी गड़बड़ थी, हम विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करके निकल जाते। और जो बच्चे उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो वो पढ़ते रहते इस क्वेश्चन को, उन्हें यही नहीं समझ में नहीं आता कि गड़बड़ कहाँ है इसके अंदर। ठीक है, तो बस सीधा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको बहुत आसानी से उसका आंसर लगाना आना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे के सारे किसके सेंस में आते हैं, नेबर के मीनिंग में आते हैं, ये चीज भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग कॉन्सेप्ट इसके समझ चुके हैं, अब हमें बस कुछ इनकी चीजें समझनी है, छोटी छोटी चीजें हैं। लाइक जैसे सिंस हो गया तो वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग में यूज होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। अंटिल वगैरह के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि अंटिल वगैरह क्या होता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। टिल वर्सेस अंटिल का डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा जरूरत पड़ती है कभी कभी उसको लगाने की। तो हम लोग सिंस कंजंक्शन के बारे में वैसे तो पढ़ ही चुके हैं, काफ़ी सारी बातें हमने सीखी हैं उसके बारे में, कि वो एक टाइम कंजंक्शन भी होता है, वो एक एक तरीके से रीज़न वगैरह बताने के लिए भी आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग में वो कंजंक्शन यूज़ होता है। अब हम लोग उसके बारे में चीज़ें सीखेंगे कि कैसे करके वो क्या 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 मीनिंग में यूज़ कर सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो मीनिंग में वो यूज़ होता है आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहली जानकारी लेने वाले हैं सिंस के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए सिंस जो होता है ये अपने आप में दो मीनिंग में यूज होता है, यानी आप इसको एज अ कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं और आप इसको एज अ प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। अब याद रखना मेरी बात को, जब आप इसको कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे होंगे तो उस सेंस में भी ये दो मीनिंग करता है। कंजंक्शन के सेंस में भी ये दो मीनिंग करता है, एक तो टाइम के सेंस में, यानी टाइम के रेफरेंस में इसको यूज किया जा सकता है, और मेरे भाई अगर मैं बात करूं रीजन बताने के सेंस में भी यूज किया जा सकता है। आपको याद होगा मैंने दोनों ही सेंस में आपको बताया है, टाइम के सेंस में भी मैंने बताया था और मैंने रीजन के सेंस में भी आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि प्रेपो कैसे काम करता है। देखिए प्रेपो के तरीके से जब ये काम करेगा तो वहां ये टाइम के रेफरेंस में आएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपने सुना होगा ही हैज बीन स्लीपिंग, और फिर मैंने लिखा सिंस मॉर्निंग। तो आप इस क्वेश्चन में मुझे बताइए सिंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी सिंस जो वर्ड है यहां पर ये कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रेपो भी हो सकता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं यहां ये किस चीज का काम कर रहा है। तो आप नोटिस करो इसके बाद आपको एक जो है एक समय दे रखा है, और समय दे रखा है तो वो अपने आप में नाउन है भाई, मॉर्निंग अपने आप में नाउन है। तो नाउन अगर दे रखा है तो ये सिंस प्रेपो के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मैंने कहा था जब ये प्रेपोजिशन की तरह यूज करेगा तो ये टाइम के रेफरेंस में आएगा। तो सिंस यहाँ टाइम के रेफरेंस में आया हुआ है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई मुझसे यहाँ पे इसकी पूछ ले तो मैं तुरंत बता दूंगा कि ये क्या है, प्रेपोजिशन। तो यहां पर ये प्रेपोजिशन के रूप में। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐसे करके लिख दूं, मतलब इसी को मैं थोड़ा सा अगर चेंज करके लिख दूं तो ये बदल भी जाएगा मेरे भाई, ये अपने आप में बदल भी जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा नहीं कंजंक्शन के सेंस में यूज नहीं हो सकता है। देखो कंजंक्शन के सेंस में इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखता हूं यहां पे सिंस
he joined our team, he has been working here. अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो, इस क्वेश्चन में सिंस ही वर्ड आपको दे रखा है और सिंस वर्ड की खासियत यह है कि यहां पर ये किसका काम कर रहा है भाई, कंजंक्शन का। अब आप कहेंगे भैया जी कैसे पता चला कंजंक्शन का काम कर रहा है? दोस्त ये दो क्लाउजेस को जोड़ने के लिए आ रहा है, इस वाली क्लाउज को और इस वाली क्लाउज को। और मैंने कहा था कि जब सिंस आपका कंजंक्शन का काम करेगा वो दो मीनिंग कर सकता है, एक तो टाइम के सेंस में और एक रीजन बताने के लिए। तो मुझे जल्दी से बताओ ये टाइम की रेफरेंस में है या रीजन बता रहा है? तो आप कहेंगे सिंस ही ज्वाइंड आवर टीम, जब से उसने हमारी टीम ज्वाइन की है तब से वह यहां काम कर रहा है। तो मेरे भाई यहां ये सिंस कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है और दूसरी बात ये यहां पे टाइम के रेफरेंस में है। किसके रेफरेंस में है? टाइम के रेफरेंस में। अब रीजन वाले का भी एग्जांपल दे दूं? चलो रीजन वाले का भी एग्जाम देते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, मैं रीजन वाले का एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे दे देते हैं इसका एग्जांपल। मैंने लिखा सिंस ही वॉज वेरी रिच, he can buy all things whatever he want। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो फिर से सेम वही वाली बात है। यहां पर जो ये सिंस वर्ड आपका आया है, मैं तुरंत आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये प्रेपो है या कंजंक्शन है, तो आप देखकर एक सेकंड में बता देंगे कि भैया जी ये फिर से दो क्लाउजेस को कनेक्ट कर रहा है। और दो क्लाउजेस को अगर कनेक्ट कर रहा है तो अपने आप में सिंस वर्ड यहां पर भी क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो यहां पर भी ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये कंजंक्शन का जब काम करेगा तो भाई इसको तो हम दो रेफरेंस में यूज कर सकते हैं, एक तो टाइम की रेफरेंस में, एक रीजन की आप रेफरेंस में कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ यहां पर ये क्या दिखाने के लिए यूज हो रहा है? तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी सिंस हो गया, एज हो गया, बिकॉज हो गया, ये कभी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो ये कारण बताने के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो वो बोल रहा है ना सिंस ही वॉज वेरी रिच, जैसा कि वह बहुत अमीर था इसलिए वो कुछ भी कर ही सकता है। भाई अमीर था नहीं यार, अमीर है करो तब मजा आएगा। सॉरी फॉर दैट, वॉज लिख दिया मैंने, यहां पे इज करो तब ज्यादा मजा आएगा। तो अब ऐसे बोलेंगे सिंस ही इज वेरी रिच, जैसा कि भाई क्योंकि वह बहुत अमीर है तो वो भाई सब कुछ खरीद सकता है, जो भी उसे चाहिए, जो भी वह चाहता है वो सब कुछ खरीद लेता है भाई। तो वो क्योंकि बहुत रिच है ना, तो यहाँ पे ये जो सिंस वर्ड है ये कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये रीजन बताने के लिए आया है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपका जो सिंस होता है वो कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, और कंजंक्शन का जब वो काम करेगा तो दो रेफरेंस में आएगा, एक तो टाइम बताने के लिए और एक रीजन बताने के लिए। बाकी जब वो प्रेपो का काम कर रहा होगा तो केवल टाइम की रेफरेंस में आएगा। तो बस मेरे भाई सिंस का काला चिट्ठा बस इतना सा है, पूरी चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सिंस किस तरीके से यूज हो सकता है, किस किस मीनिंग में आ सकता है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, और मुझे जरा थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे ताकि मैं इसको मार्कर को रिफिल कर लूं, फिर हम लोग मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। डोंट वरी, चाहे भले ही थोड़ा सा क्लास बड़ा हो जाए लेकिन चैप्टर खत्म कर देंगे आज ही, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, बस 1-2 चीज और बची है इसके अंदर, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। तो मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे अनलेस के बारे में। जैसे हमने इसको पढ़ा ऐसे ही मेरे भाई एक वर्ड और भी होता है अनलेस। सबसे पहले समझिए अनलेस जो होता है इसका मीनिंग होता है यदि नहीं के सेंस में। इसका मीनिंग किसके सेंस में होता है? यदि नहीं। इंग्लिश वाले भाई इसको लिख लीजिएगा एक्सपेक्ट इफ, ये इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसका यूज करोगे तो भाई अनलेस जो होता है ये अपने आप में एक निगेटिव टाइप का कंजंक्शन होता है, यानी निगेटिव कॉनोटेशन का कंजंक्शन होता है। इसके साथ वाली क्लाउज में कभी भी आप कोई भी निगेटिव एडवर्ब नहीं लगाएंगे। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा आपको इसका मीनिंग याद रखना है, क्योंकि मीनिंग पता होगा तो आसानी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे।
तो आप ये मान के चलिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे मैंने लिखा यू कैन नॉट गेट दिस जॉब unless you are not well qualified। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या गड़बड़ की है? तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी समझिए, आपने क्वेश्चन लिखा यू कैन नॉट गेट दिस जॉब अनलेस यू आर नॉट वेल क्वालिफाइड। तो हमने तुरंत क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई हमको अनलेस दे रखा है, और मैंने आपको बताया था कि अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। तो ये बोल रहा है ना कि भाई तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती अगर तुम वेल क्वालिफाइड नहीं हो, तो उसके लिए मैंने यदि नहीं लगा दिया। तो भाई जब मैंने यदि नहीं लगा दिया, यहाँ पे अनलेस कंजंक्शन लगा दिया, तो मैं दोबारा से यहाँ पे निगेटिव एडवर्ब नॉट क्यों लगाने लग गया? तो ये नॉट यहाँ नहीं आएगा, ये गड़बड़ है। बाकी पूरा क्वेश्चन आपका ठीक है और कोई गड़बड़ नहीं है। तो ऐसे पे आदमी, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बनाता है, वो बस कुछ नहीं करेगा, इस अनलेस को साथ में इसको नॉट लगा के दे देगा, और वो थोड़ा जच भी रहा होगा वहां पे। तो बच्चा कई बार फिलो में पढ़ के निकल जाता है। तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। आप सीधा सीधा सारी बातें समझिए। ये यदि नहीं का मीनिंग करता है, अंग्रेजी वाले भाई समझेंगे, एक्सपेक्ट इफ का मीनिंग करता है, निगेटिव कोनोटेशन का कंजंक्शन होता है, इसीलिए इसके साथ वाली क्लॉज में हम किसी भी कीमत पे निगेटिव एडवर्ब नहीं लगाएंगे, यानी नॉट और नेवर वगैरह ये चीजें इसके साथ नहीं आएंगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा अनलेस का कॉन्सेप्ट है, इसको मेरे भाई अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनटिल के बारे में। इसी का एक छोटा भाई है जो कि अनटिल होता है। अब अनटिल के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अनटिल, देखिए अनटिल जो होता है ये मीनिंग करता है जब तक नहीं का, जब तक नहीं, ये इसका मीनिंग होता है। और अगर मैं आपको बता दूं तो ये भी मेरे भाई निगेटिव कोनोटेशन का ही कंजंक्शन होता है। अनटिल ये कहता है कि जब तक नहीं, यानी उस समय को पॉइंट कर रहा होगा तो कहेगा इस समय तक नहीं। अनटिल का मतलब ये होता है। तो ये निगेटिव सेंस में मीनिंग करता है। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी खास बात ये होती है कि ये आपका टाइम की रेफरेंस में यूज किया जाता है, यानी ये जो भी क्लाउज बना रहा होगा वो अपने आप में टाइम के लिए रेफर कर रही होगी, यानी टाइम के रेफरेंस में यूज हो रही होगी। तो अनटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं, निगेटिव कोनोटेशन का कंजंक्शन होता है, और ये जो अपने साथ जो क्लाउज बनाएगा वो अपने आप में टाइम को रेफर कर रही होगी, यानी टाइम को बता रही होगी। तो अनटिल के साथ में आपको भी यही बात याद रखनी है कि भाई इसके साथ में भी आप किसी भी कीमत पे निगेटिव एडवर्ब यूज नहीं करेंगे। नॉट नेवर इसके साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई निगेटिव है ना, तो इसके साथ नॉट नेवर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज अनटिल जो होता है ये अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है, आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ना सेम, एक चीज और भी होती है, तो इसमें आप इसका डिफरेंस याद रखो। एक और भी वर्ड आता है आपका टिल। तो आप कहेंगे भैया ये टिल वर्ड क्या होता है? देखो टिल वर्ड की खास बात ये होती है, ये आपका कंजंक्शन की तरह भी काम करता है और ये आपका प्रेपो की तरह भी काम करता है। अब दूसरी चीज एक बात याद रखना, जैसे आपका अनटिल समय की रेफरेंस में आता है, ऐसे ही आप चाहे इसको कंजंक्शन के रूप में यूज करें चाहे प्रेपो के रूप में यूज करें टिल वर्ड को, ये भी आपका टाइम की रेफरेंस में ही आता है। लेकिन तो आप कहेंगे भैया जी प्रेपो के रूप में यूज हो रहा होगा तब तो हम पहचान लेंगे डिफरेंस, लेकिन जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा होगा तब हम टिल वर्सेस अनटिल में कैसे डिफरेंस करेंगे? तो मेरे भाई याद रखना, इसका मीनिंग बस केवल जब तक होता है। मतलब सर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, मेरे कहने का मतलब है अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, तो मेरे भाई एक निगेटिव कोनोटेशन का कंजंक्शन है। लेकिन टिल का मतलब होता है जब तक, तो ये भाई अपने आप में पॉजिटिव कोनोटेशन का कंजंक्शन है। यानी अगर
ये वाला कंजंक्शन यूज हुआ तो इसके साथ आप निगेटिव एडवर्ब्स आसानी से यूज कर लेते हैं। इसका मीनिंग जब तक के सेंस में होता है और अंटिल का मीनिंग जब तक नहीं के सेंस में होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस इनके अंदर, और इसी डिफरेंस पे कभी कभी यूज करा लेता है चीजों को, तो वो बस आपको देख के पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अंटिल तो भाई केवल कंजंक्शन की तरह यूज होता है, ये प्रैपो वगैरह नहीं बनता, ये कंजंक्शन की तरह मिलेगा आपको जब भी मिलेगा। तो अगर मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन दूं इस पे 2-3 तो आप तुरंत मुझे बता दोगे। लाइक जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, ध्यान से देखिएगा। वर्क, और यहां पे मैंने लिख दिया अंटिल मॉर्निंग। जरा मुझे बताओ क्या ये ठीक है। मैंने लिखा ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क अंटिल मॉर्निंग, तो आप तुरंत देखोगे कि भैया जी मॉर्निंग तो अभी आपने बताया था कि ये तो भाई नाउन है, और अगर ये नाउन है तो इससे पहले आने वाला वर्ड क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे भाई नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, तो हो सकता है ये कंजंक्शन यहाँ पे जरूरत हो। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन की जरूरत होती तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दो वर्ड्स को नहीं जोड़ रहा होता, तो दो वर्ड्स ऐसे होते ना जिनको कनेक्ट किया जा सकता हो। भाई यहां पर तो ये वर्क है और ये मॉर्निंग है, तो इन दोनों वर्ड को कनेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा, कोई सीक्वेंस है, कोई सेंस है इन दोनों वर्ड को कनेक्ट करने की, नहीं। इसका मतलब यहां पे कंजंक्शन की आपको कोई नीड नहीं है, आपको यहां प्रेपो चाहिए, और प्रेपो चाहिए तो मेरे भाई टिल आएगा, टिल। तो हम बोलेंगे टिल मॉर्निंग, यानी ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, वो ये काम कंप्लीट कर लेगा मॉर्निंग तक, सुबह तक। सुबह तक नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो मीनिंग गलत हो जाएगा, वो नहीं करना, ठीक है। तो वो मीनिंग अपने दिमाग में नहीं लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं यहां पे देखिए एक क्वेश्चन और अंटिल के सेंस में भी लिखता हूं। लाइक मैंने जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को आप नोटिस कीजिएगा जो मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन में मुझे बताइएगा जरा, क्या इसमें कोई गड़बड़ है। तो आप नोटिस करेंगे तुरंत कह रहा है कि भाई समवन लिसन टू मी केयरफुली, मतलब कोई मुझे लगातार सुनता रहा जब तक मैं रुका नहीं। तो जब तक मैं रुका, जब तक मैं बोलता रहा ना, जब तक मैं बोलता रहा तब तक कोई मुझे लगातार सुनता रहा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका मीनिंग है। तो आप तुरंत नोटिस करेंगे कि अंटिल जो है वो यहाँ पर दो क्लाउजेस को कनेक्ट करने के लिए आया है, और मैंने कहा था जब भी दो क्लाउजेस को कनेक्ट करने की बात हो रही होगी तो उस केस में मेरे भाई आप जो वर्ड यूज करेंगे वो कंजंक्शन आएगा। तो आप यहाँ पे टिल तो वैसे भी नहीं लगा सकते थे आपको, क्योंकि टिल लगाओगे तो क्या मीनिंग आएगा, जब तक वह बोला तब तक उसको सुना गया। तो यहाँ पे अंटिल ही स्पीक्स स्पोक बोलिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको इरेज करते हैं भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे फैल रहा है भाई, इसमें ज्यादा इंक पड़ गई शायद, इसीलिए ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो अंटिल वर्ड है ये अपने आप में कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पे, ठीक है। टिल वर्सेस अंटिल, इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता, बस आपको ये डिफरेंस क्लियर होने चाहिए माइंड में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे रिलेटेड, क्योंकि वो लास्ट कॉन्सेप्ट है और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, दो टर्म होती हैं तो दोनों को एक साथ रख के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो क्यों पूछता है, उसका लास्ट से क्या लेना देना है, तो वो चीज हम देख लेते हैं एक बार। तो केवल आप बस समझ लीजिए उसको, उस पर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं लेंगे, केवल बस समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी बहुत रेयर केस में क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, वरना नहीं पूछता है वहां से।
तो मैं आपको बस केवल बता देता हूं हिंट के लिए। देखो होता ये है, मैंने अभी आपको 3 वर्ड्स गिनाए, लेकिन उनमें 2 वर्ड्स ऐसे थे, एक तो अनलेस और एक मेरे भाई आपका अनटिल। तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। भाई देखो अनलेस जो होता है, मैंने कहा ये यदि नहीं का मीनिंग करता है, और जो आपका अनटिल होता है ये जब तक नहीं का मीनिंग करता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि जो अनलेस वर्ड होता है भाई, ये अपने आप में एक निगेटिव कॉनोटेशन का कंजंक्शन होता है, ये भी निगेटिव कॉनोटेशन का कंजंक्शन होता है। यानी आप इनके साथ पॉजिटिव बात रखो या निगेटिव बात रखो, आ तो दोनों जाएंगी, लेकिन कभी भी इनके साथ हम निगेटिव एडवर्ब्स का यूज नहीं कर सकते, लाइक नॉट वगैरह या हार्डली, वेयरली, स्कार्सली, ये वाली चीजें नहीं रखोगे आप, वो गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये बात अपने आप में होगी कि ये निगेटिव कोनोटेशन के कंजंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे हमने ये चीज देख ली। अब इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि भाई ये कंजंक्शन का ही काम करते हैं, प्रेपो वगैरह की तरह वर्क नहीं करते। अनलेस भी यूज होगा तब भी कंजंक्शन की तरह, अनटिल भी होगा तब भी कंजंक्शन की तरह। अब यहां से एक छोटा सा काम ये बनता है कि एग्जामिनर इन दोनों को एक साथ यूज कर लेता है। मतलब जैसे अनलेस भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा और एंड लगा के अनटिल भी आपको देखने को मिलेगा, और ये दोनों के दोनों एक साथ यूज हो रहे होंगे। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन बनेगा कि भाई दोनों में तो कोई समानता ही नहीं है, एक टाइम के रेफरेंस में आया, ये टाइम के रेफरेंस के लिए है, और ये वाला कंडीशन के रेफरेंस में है, तो दोनों में समानता तो कुछ है ही नहीं, तो इनको यूज क्यों किया जा रहा है एक साथ, उसका रीजन समझिए। इन दोनों का एक साथ इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो आपकी स्टेटमेंट है उसको एम्फेसाइज किया जा सके। ठीक है, स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो अनलेस एंड अनटिल दोनों एक साथ अगर आपको कभी भी स्टेटमेंट के अंदर नजर आ जाएं तो याद रखना उस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए इनको यूज किया जाता है, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस होता है। आई होप कि आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और बढ़िया तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो बस यहीं तक है हमारा ये कंजंक्शन चैप्टर। इसके अंदर जो भी चीजें आपकी एग्जाम ओरिएंटेड थी वो मैं सारी की सारी बता चुका हूं। अब हम नेक्स्ट क्लास से आपका कंडीशनल शुरू करेंगे, और कंडीशनल भी छोटा सा ही चैप्टर है, 2 या 3 क्लासेस लगेंगी, वो भी खत्म हो जाएगा। तो कंजंक्शन चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से मेरे भाई एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंड करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए भाई मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए भाई, तो हो जाए कुछ, ये चैप्टर एंड हो चुका है, तो क्या इस पर कुछ लाइनें हो जाएं, एक बार देख लेता हूं, अगर कुछ होगा तो बोल देंगे। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, बस चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए भाई, तो लाइंस अभी नहीं है, जिस दिन क्लास में होगी तो उस दिन बोलेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।